हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रीता दीवान। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम महिलाएं विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में महिलाएं समाज की अर्धांश होती है, अर्थात संपूर्ण जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा। भारत में स्त्रियों की स्थिति सदा एक समान नहीं रही है। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व व सामाजिक विकास में उनका महान योगदान था। स्मृति काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर उन्हें सम्मानित स्थान प्रदान किया गया था। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन, स्त्री नेतृत्व का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि रही है। वर्तमान में भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी नहीं कही जा सकती। बदलाव तो आए हैं, परिवर्तन आए हैं और काफी विकास भी हुआ है, किंतु अभी भी हम पुरुषों के समान महिलाओं की स्थिति को नहीं मान सकते। भारत में महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58 करोड़ 64 लाख है। साक्षरता दर पर यदि हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में साक्षरता दर 18.33% रही और उसमें महिला साक्षरता दर 8.86% थी। 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.29% थी। 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% रही। वर्तमान में अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% है, जो काफी सराहनीय कहा जा सकता है। हिंदू महिलाओं की समस्याएं, तो हिंदू महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, पारिवारिक समस्याएं। हिंदू समाज पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त है, किंतु स्त्रियों को उनसे वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। वैवाहिक समस्याएं। वैवाहिक समस्या के अंतर्गत कई समस्या है जो विवाह से जुड़ी हुई है और जिसने स्त्रियों की स्थिति को निम्न करने में बड़े योगदान दिए हैं। इसके अंदर हम पहला देखेंगे कि बाल विवाह। प्राचीन समय से ही भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। महाराष्ट्र में तो 2 गर्भवती स्त्रियां पहले से ही तय कर लेती हैं कि उनमें से एक के लड़का और दूसरे के लड़की हुई तो उन दोनों का परस्पर विवाह करवा दिया जाएगा। कम आयु में विवाह होने, संतानें होने एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है और वे रुग्ण हो जाती है। जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन सभ्य जातियों के संपर्क में आने के कारण उनमें भी बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव। हिंदुओं में स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा पुनर्विवाह के अभाव ने सती प्रथा को जन्म दिया, जिसके अनुसार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में आत्मदाह कर लेती थी। उन्हें परिवार में संपत्ति एवं अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह का अभाव उच्च एवं द्विज जातियों में ही है, निम्न जातियों में इसकी छूट है। दहेज। वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज नहीं बालिका वध, पारिवारिक विघटन, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह,
अनैतिकता, अपराध, भ्रष्टाचार आदि अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। दहेज के कारण कई परिवारों में पुत्री के जन्म को अपशकुन मान लिया जाता है। वर्तमान में दहेज उन जातियों में भी प्रचलित हो गया है जहां पहले इसका नाम भी नहीं था। दहेज के कारण लड़कों के मोल भाव होते हैं, जो ऊंची बोली लगाता है उससे ही अच्छा वर मिल पाता है। तलाक विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृणित कार्य माना जाता है। आज भी स्त्री द्वारा पति को तलाक देने को उचित नहीं माना जाता, यद्यपि पुरुष तो जब चाहे ऐसा कर सकता है। जो अधिकार पुरुषों को है समानता के युग में, वही अधिकार स्त्रियों को भी होना चाहिए। दुराचारी एवं दुष्चरित्र पति को त्यागने के अधिकार स्त्री को अवश्य होने चाहिए। इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ऊंची उठेगी, बेमेल विवाह समाप्त होंगे और सामाजिक जीवन संतुलित होगा। नेक्स्ट, बेमेल विवाह। बाल विवाह एवं जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण कई बार लड़कियों का विवाह अनुपयुक्त लड़कों से करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को ही अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। अगला, अंतरजातीय विवाह का अभाव। वैदिक युग में अंतरवर्ण विवाह प्रचलित थे। धर्म की रक्षा एवं कठोर जाति नियमों के कारण भारत में अंतरजातीय विवाह करने को पाप एवं अपराध माना गया। ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दहेज की समस्या पैदा होती है, बेमेल विवाह होते हैं और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं मिल पाती है। ये सभी स्थितियां नारी की अनेक वैवाहिक समस्याओं को जन्म देती है। अगला, बहुपत्नी विवाह। भारत के अनेक भागों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। बहुपत्नीत्व के कारण परिवार में संघर्ष, वैमनस्य एवं ईर्ष्या का वातावरण बना रहता है। स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। पति की मृत्यु होने पर उनकी सभी पत्नियां विधवा एवं अनाथ हो जाती है। नवीन विधानों के प्रभाव से शिक्षा के प्रसार, महंगाई आदि के कारण बहुपत्नी विवाह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और एक विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के नियमों का भी प्रभाव है कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, किंतु आज भी महिलाएं यदि पति दूसरा विवाह कर लेता है तो विरोध नहीं करती है, उसे स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण आज भी कहीं कहीं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बना हुआ है। तो ये वैवाहिक समस्या थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को आज भी बदतर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा प्राचीन काल से ही भारतीय स्त्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें, पुरुषों से दूरी बरतें, उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, किंतु नवीन शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों को मिले हुए जो अधिकार हैं उसके कारण वर्तमान में धीरे धीरे पर्दा प्रथा समाप्त होती दिख रही है, किंतु ग्रामीण समुदाय में आज भी इसका प्रचलन बना हुआ है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। भारत में स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, अतः पुरुषों के स्वास्थ्य का तो फिर भी ध्यान रखा जाता है, किंतु स्त्रियों के स्वास्थ्य की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसी कारण यहाँ लिंग अनुपात में पुरुषों की अधिकता, स्त्रियों में मृत्यु दर की अधिकता एवं जीवन अवधि कम है। नेक्स्ट, शैक्षणिक समस्याएं। भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था,
जैसा मैंने पूर्व में बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु गांवों में आज भी साक्षरता का प्रतिशत कम बना हुआ है। भारत में नगरों की तुलना में गांवों में स्त्री साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत, अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। आर्थिक समस्याएं। भारतीय नारियों की भी समस्याएं उनकी गरीबी, आर्थिक पराश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई है। भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन, पारिश्रमिक दिया जाता रहा है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण परिवार एवं समाज में उनकी प्रतिष्ठा उच्च नहीं हो पाती है। उन्हें इसके कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परिवार में भी कोई भी प्रॉपर्टी स्त्रियों के नाम से नहीं खरीदी जाती, नहीं रखी जाती। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याएं। यद्यपि भारतीय संविधान में स्त्री पुरुषों के बीच अधिकारों की समानता पर जोर दिया गया है, स्त्रियों को प्रमुख रूप से घर से संबंधित माना गया। उन्हें गृह कार्य की देखभाल का कार्य करना होता है। स्त्रियां चाहे खेतों में, कारखानों में, भवन निर्माण एवं खदानों में काम करें, चाहे नौकरियां करें, उनसे उसी प्रकार गृह कार्य के निर्वाह की आशा की जाती है जिस प्रकार एक गृहस्थी तक सीमित स्त्री से की जाती है। बाह्य संसार में उनकी भूमिका को पुरुषों की भूमिका की तरह स्वीकार नहीं किया जाता है। परिवार में और उसके बाहर के कार्यों में निर्णय लेने में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समस्याएं। भारत में स्त्रियों में कभी राजनीतिक चेतना नहीं रही और वे राजकाज में भागीदार नहीं हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिला संगठनों की स्थापना हुई जिन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1917 में सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान मताधिकार की मांग की। 1921 में संपन्न एवं शिक्षित महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनसे प्रेरित होकर कई महिलाओं ने भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं ने विधायकों, सांसदों, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का दायित्व संभाला है। इससे स्पष्ट है कि उनमें राजनीतिक चेतना तो बढ़ी है, फिर भी पुरुषों की तुलना में अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी संख्या काफी कम है और अब भी वे पिछड़ी हुई है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय नारियां आज भी विभिन्न पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं से मुक्ति के बिना समानता के इस युग में स्त्रियों को उनकी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने एवं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने हेतु यहाँ सुधार आंदोलन हुए हैं और सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर कल्याण कार्य भी हुए हैं, जिनसे उनकी समस्याओं में कुछ कमियां तो आ रही हैं, किंतु अभी भी वे इन समस्याओं से बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।